वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक नीमाटोड्स के अंदर है ट्राइकोस्ट्रोंगिलाइडी फैमिली। ठीक है, ट्राइकोस्ट्रोंगिलाइडी फैमिली जो है वो नीमाटोड्स की एक फैमिली है। इसके अंदर क्या होते हैं, ट्राइकोस्ट्रोंगिलाइड्स होते हैं। ठीक है, अब ट्राइकोस्ट्रोंगिलाइड्स के हम करेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि ट्राइकोस्ट्रोंगिलाइड्स जो होते हैं स्मॉल वॉर्म्स होते हैं। ठीक है, कुछ नीमाटोड्स में वॉर्म्स जो होते हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं, लेकिन ट्राइकोस्ट्रोंगिलाइड्स मोस्टली स्मॉल साइज़ के होते हैं। फिर हेयर लाइक वॉर्म्स होते हैं। ठीक है, बिल्कुल हेयर लाइक वॉर्म्स है। और ट्राइकोस्ट्रोंगिलाइड्स जो है वो सारे के सारे जीआईटी में प्रेजेंट होंगे, यानी एलिमेंट्री ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री ट्रैक्ट को जो है वो पैरासाइटाइज करते हैं। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है डिक्टियोकॉलस। अब डिक्टियोकॉलस जो है वो लंग वॉर्म है, यानी लंग्स को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, बाकी सारे किसको इन्फेक्ट करेंगे, जीआईटी को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इनका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके स्ट्रक्चर पे जो क्यूटिकल होता है उसकी फ्यू क्यूटिकुलर अपेंडेजेस होती हैं, यानी फ्यू क्यूटिकल पे जो होती है वो आउटग्रोथ्स होती हैं जिन्हें हम अपेंडेजेस बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद इनका जो बकल कैप्सूल होता है, ठीक है, इनके अंदर बकल कैप्सूल होता है, कुछ के अंदर जो होता है वो वेस्टिजियल होता है, कुछ के अंदर जो होता है वो फुली जो होता है वो ग्रोन होता है। ठीक है, अब इनका ट्राइकोस्ट्रोंगिलाइड्स का जो बकल कैप्सूल है वो वेस्टिजियल है। ठीक है, वेस्टिजियल होता है किसी भी चीज़ का वेस्टिज या रेमिनेंट रह जाना, यानी बिल्कुल रेमिनेंट सा रूडिमेंट्री सा रह गया। ठीक है, बकल कैप्सूल जो होता है इनका। उसके बाद अगर मेल्स की बात करें तो मेल्स के अंदर वेल डेवलप्ड बर्सा है। अब बर्सा की बेस पे जो निमाटोड्स होते हैं उन्हें हम क्लासीफाई कर देते हैं कि बर्सेट निमाटोड्स एंड नॉन बर्सेट निमाटोड्स। ठीक है, बर्सा जो होता है, अब जो ट्राइकोस्ट्रोंगिलाइड्स की फैमिली के मेल्स हैं उनके पास बर्सा होता है। बर्सा मोस्टली जो होता है वो मेल्स में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इनको हम ट्राइकोस्ट्रोंगिलाइड्स को जो है वो बर्सेट नीमाटोड्स भी बोल देते हैं। मेल्स के अंदर इसके अलावा 2 स्पिक्यूल्स हैं और एक वेल डेवलप्ड बर्सा है। ठीक है, और ये जो स्पिक्यूल्स और बर्सा है ये इनका स्पीशी डिफ्रेंशिएशन में भी जो होता है वो हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद इनके लाइफ साइकिल की बात करें तो डायरेक्ट लाइफ साइकिल है। डायरेक्ट लाइफ साइकिल का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, उसके बाद नॉन माइग्रेटरी लाइफ साइकिल है, यानी दूसरे ऑर्गन्स में जो होती है वो माइग्रेशन नहीं होती। कुछ निमाटोड्स ऐसे होते हैं जो माइग्रेटरी होते हैं, जिनकी लाइफ साइकिल के अंदर जो होती है वो दूसरे ऑर्गन्स में यानी लंग्स में, लिवर में जो होती है वो माइग्रेशन हो जाती है, फिर हम उन्हें कहते हैं कि इनका माइग्रेटरी लाइफ साइकिल है। लेकिन ट्राइकोस्ट्रोंगिलाइड्स के केस में जो है वो नॉन माइग्रेटरी लाइफ साइकिल है। फिर इन्फेक्टिव स्टेज की बात करें तो कुछ निमाटोड्स में L2 इन्फेक्टिव स्टेज है, कुछ में L3 इन्फेक्टिव स्टेज है, और ट्राइकोस्ट्रोंगिलाइड्स की जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो एन शीथ L3, यानी L3 जिसके ऊपर शीथ भी है वो जो है वो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है। अब ट्राइकोस्ट्रोंगिलाइड्स के अंदर डिफरेंट जेनरा आते हैं। अगर हम एलिमेंट्री जेनरा यानी जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर जो जेनरा प्रेजेंट है उनकी बात करें तो उनमें है ओस्ट्राटेजिया है, फिर हिमोनकस है। हिमोनकस जो होता है वो शीप का मोस्ट कॉमन नीमाटोड है। ठीक है, फिर इसके अलावा ट्राइकोस्ट्रोंगाइलस है, कुपेरिया है, निमेटोडायरस है, हायोस्ट्रोंगाइलस है। हायोस्ट्रोंगाइलस रूबिडस जो होता है वो पिग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर मार्शलेजिया है, मेसिस्टोसीरस है। ये सारे जो है वो ट्राइकोस्ट्रोंगिलाइड्स के जेनरा हैं। इसके बाद अगर हम सबसे पहले जेनरा ओस्ट्राटेजिया की बात करें तो ओस्ट्राटेजिया जो है वो पैरासाइटिक गैस्ट्राइटिस करता है। पैरासाइटिक गैस्ट्राइटिस किस में करता है, रूमिनेंट्स में करता है। पैरासाइटिक गैस्ट्राइटिस किस में करेगा, रूमिनेंट्स में करेगा। इसके होस्ट क्या है, रूमिनेंट्स हैं। ठीक है, और साइड जो है वो रूमिनेंट्स के अंदर अब फोर्थ स्टमक होता है। फोर्थ स्टमक के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। एबोमेजम जो होता है वो ट्रू स्टमक होता है। तो ओस्ट्राटेजिया जो है वो एबोमेजम को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ओस्ट्राटेजिया की स्पीशीज़ की बात करें तो इसके अंदर 3 मेन स्पीशीज़ हैं, ओस्ट्राटेजिया ओस्ट्राटेजी, ऑस्ट्रेटेजिया सिर्कमसिंक्टा और ऑस्ट्रेटेजिया ट्राइफरकैटा। जो ऑस्ट्रेटेजिया ऑस्ट्रेटेजी है वो कैटल में होती है, फिर ऑस्ट्रेटेजिया सिर्कमसिंक्टा और ट्राइफरकैटा जो होती हैं वो शीप गोट में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम ऑस्ट्रेटेजिया के आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि सिलेंडर रेडिश फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, सिलेंडर यानी रेडिश यानी रेड कलर के फॉर्म्स होंगे, और इनका साइज़ कितना होता है, इनकी लेंथ जो होती है वो 1 सेंटीमीटर तक ये लॉन्ग होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये एबोमेजल की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। हमने देखा था कि ऑस्ट्रेटेजिया की साइड क्या है, एबोमेजल। ठीक है, एबोमेजल सरफेस पे हमें जो है वो सिलेंडर रेडिश फॉर्म्स मिलेंगे अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, फिर इसके लार्वल स्टेजेस जो होती हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर होती हैं। एडल्ट फॉर्म्स हमें कहाँ पे मिलेंगे, एबोमेजल सरफेस पे, लेकिन इसकी लार्वल स्टेजेस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में होती हैं। ठीक है, फिर इसकी स्पीशी डिफ्रेंशिएशन कैसे की जाती है कि इसके अंदर जो स्पिक्यूल्स होते हैं उसकी 3 डिस्टल ब्रांचेस होती हैं। हमने देखा था कि मेल के पास एक तो वेल डेवलप्ड बर्सा है और दूसरा उसके पास 2 स्पिक्यूल्स है। ठीक है, अब स्पिक्यूल्स की आगे जो है वो 3 डिस्टल ब्रांचेस हैं इन केस ऑफ ऑस्ट्रेटेजिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल जो है वो इसका अप्रॉक्सीमेटली 3 वीक्स का होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल है उसके फीसेस में जो है वो एग रिलीज हुए हैं। ठीक है, एग जो है वो अब फीसेस में इन्वायरमेंट में। ठीक है, अब इनके अंदर जो है वो इन्फेक्टिव L3 प्रेजेंट है। इन्फेक्टिव L3 जो है वो फीकल पैड में 2 वीक्स तक रहेगी। ठीक है, उसके बाद जब इसे वहाँ पे मोइस्ट कंडीशंस मिलेंगी तो L3 क्या करेगी, माइग्रेट कर जाएगी फीसेस से हार्वेज में, यानी हार्वेज जिसको अब एनिमल्स ने आगे जो है वो लेना है एज अ फीड, तो L3 फीसिस से हार्वेज पे माइग्रेट कर गई। अब हार्वेज को जब एनिमल कोई भी इंजेस्ट करेगा तो हार्वेज के साथ साथ जो L3 है वो भी एनिमल इंजेस्ट कर लेगा। अब L3 जो है वो एनिमल के अंदर चली गई है। ठीक है,
अब उसके बाद रूमिनेंट स्टेज रूमिनेंट्स के केस में तो L3 जो है वो रूमिनेंट ने इंजेस्ट कर ली। L3 रूमिनेंट ने जब इंजेस्ट की तो L3 की हमने देखा था L3 इन्फेक्टिव स्टेज है एंड शीथ्ड, लेकिन अब L3 की एक्सक्रीटमेंट होनी है। L3 की एक्सक्रीटमेंट कहाँ पे होनी है? रूमेन में होनी है। L3 की एक्सक्रीटमेंट होगी रूमेन में, ठीक है, और इसकी फर्दर डेवलपमेंट जो होगी वो एबोबेसल ग्लैंड के ल्यूमेन में होगी। L3 की एक्सक्रीटमेंट यानी इसके पास से शीथ कहाँ पे उतरी है? ल्यूमेन में, और इसकी फर्दर डेवलपमेंट हुई है एबोबेसल ग्लैंड के ल्यूमेन में। एबोबेसल ग्लैंड के ल्यूमेन में इसकी फर्दर डेवलपमेंट होने के बाद इसकी दो पैरासाइटिक मोल्टिंग स्टेजेस होंगी, ठीक है, यानी L4 और L5 इसकी दो पैरासाइटिक मोल्टिंग स्टेजेस हुई। मोल्टिंग स्टेजेस के बाद वहाँ से L5 इमर्ज हुई ग्लैंड से अराउंड 18 डेज। डेवलपमेंट कहाँ पे हो रही थी? एबोमेसल ग्लैंड में, वहाँ पे दो पैरासाइटिक मोल्टिंग्स हुई, ठीक है, L4 और L5 बनी। L5 जो है वो ग्लैंड से इमर्ज की अराउंड 18 डेज पे, ठीक है, ग्लैंड से कितने डेज पे इमर्ज की? 18 डेज पे। उसके बाद L5 जो है वो सेक्शुअली मैच्योर होगी म्यूकोजल सरफेस पे एबोमेजम के, ठीक है, और म्यूकोज एबोमेजम के जो है हमें सरफेस पे क्या मिलेंगे? एडल्ट मिलेंगे। L5 मैच्योर होके म्यूकोजल सरफेस पे क्या बन जाएगी? एडल्ट वॉर्म्स। तो हमें एबोमेजम की सरफेस पे क्या मिलेंगे? एडल्ट वॉर्म्स मिलेंगे, रेडिश होंगे, सिलेंडर होंगे, 1 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होंगे। फिर अगर हम ऑस्ट्रेटेजिया के केस में क्लिनिकल साइंस की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि प्रोफ्यूज डायरिया होता है जिसका कैरेक्टरिस्टिक ग्रीन कलर होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो होता है इंटरमीडिएट डायरिया होता है, फिर एनोरेक्सिया होता है, वेट लॉस होता है, ठीक है। उसके बाद हाइपोप्रोटीनीमिया होता है। उसके बाद जो होता है हाइपोप्रोटीनीमिया के होने से सब मैंडिबुलर एडिमा भी एनिमल्स में देखा गया।